नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ऐसा क्यों है कि बिहार में नौकरी को लेकर जो बहस चल रही है उसका दुनिया में नौकरी को लेकर चल रही बहस से कोई लेना देना नहीं। यह उस बिहार के लिए वाकई निराशाजनक है जिसके लाखों छात्र अपने दिन की शुरुआत नौकरी की चिंता से करते हैं, नौकरी के लिए तैयारी से करते हैं। उस बिहार में नौकरी को लेकर इतनी खराब बहस क्यों हो रही है? पटना की जिस भी गली में कोचिंग सेंटर है वहां जाकर देखिए, क्लास टूटने के बाद निकलते हुए और क्लास के लिए जाते हुए छात्रों की ऐसी भीड़ दिखेगी, पांव रखने की जगह नहीं। किसी सुपरहिट फिल्म के खत्म होने के बाद सिनेमा हॉल के चारों तरफ जिस तरह भीड़ लग जाती है, वैसा ही मंजर आपको पटना की इन गलियों में दिखेगा। इतने मेहनती छात्र हैं बिहार के, लेकिन सिस्टम ने ऐसा जाल बिछा रखा है कि ज्यादातर को फेल होना ही होना है। ऐसा हो नहीं सकता कि बिहार का युवा एआई की क्रांति और तबाही से अनजान हो। घर घर में लड़के इंजीनियर बनने की तैयारी करते हैं। हजारों लड़के और लड़कियां सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर भारत के अलग अलग शहरों और अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक में नौकरी कर रहे हैं। फिर बिहार में एआई को लेकर थर्ड क्लास बहस क्यों है? जो बिहार कभी आईटी हब नहीं बन सका, वो क्या अगले 10 साल में एआई का हब बन सकता है? एआई के आने से कितनी नौकरियां चली जाएंगी या पैदा होंगी, यह सवाल कोई पूछ भी नहीं रहा। बिहार एआई हब बनेगा तो क्या करना चाहिए? भारत में ही किस शहर की तरफ देखना चाहिए जिसे मोदी सरकार के दौर में आप एआई हब के रूप में जानने लगे हैं? क्या इन सब पर इस चुनाव में बहस हो रही है? क्या सारी बहस नेताओं और राजनीतिक दलों से ही बरसेगी, टपकेगी? उन लाखों इंजीनियरों को भी इस बहस में भागीदारी करनी चाहिए जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि आईटी और एआई हब को लेकर बिहार में जिस तरह से बहस चल रही है उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। कहां हैं ये लोग? क्या इन्हें अपने अनुभवों से इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए? न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है, अमेजॉन जैसी कंपनी 5 लाख लोगों को नौकरी से निकाल सकती है, उनकी जगह रोबोट काम करेंगे। इस खबर से अमेरिका में बहस छिड़ गई है। लोग लिख रहे हैं उनकी नौकरी शरणार्थी या प्रवासी नहीं ले रहे, बल्कि खरबपति अरबपति ले रहे हैं। अरबपति लोग ही अपनी कंपनियों में रोबोट लगा रहे हैं ताकि इंसान को सैलरी नहीं देनी पड़े, छुट्टी ना देनी पड़े। फेसबुक की कंपनी मेटा ने भी एआई के कारण कई लोग निकाले हैं। अमेरिका का बड़ा स्टोर है टारगेट 1800 नौकरियां खत्म कर रहा है। यह खत्म करने की बात है। भारत की आईटी कंपनियों से भी एआई के कारण हजारों की संख्या में छटनी की खबरें आ रही हैं। एआई के कारण नौकरियों के जाने को लेकर घमासान बहस है। अमेरिका के अखबार और भारत के अखबार भी एआई से जुड़ी खबरों से, विश्लेषणों से भरे रहते हैं। कुछ ना कुछ आए दिन छपता है। लेकिन बिहार में रोजगार की बहस को देखिए तो लगता ही नहीं कि एआई की किसी को परवाह भी है। अमेरिका में बहस चल रही है, अमेजॉन 5 लाख लोगों को निकालकर रोबोट का इस्तेमाल करेगी तो नौकरी का क्या भविष्य है? जब दुनिया में आईटी सेक्टर खत्म होने लगा, तब बिहार को आईटी सेक्टर का हब बनाने का फर्जी सपना परोसा गया, पूरा हुआ नहीं। और जब एआई के कारण नौकरियां जाने लगी तो बिहार को अगले 10 साल में एआई हब बनाने का नया सपना दिया जा रहा है। एक ही गठबंधन के अमित शाह अगले 10 साल में बिहार में एआई हब बनाने की बात कर रहे हैं। उसी गठबंधन के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की बात कर रहे हैं। किस तरह की नौकरी होगी, क्या सैलरी होगी, कोई चर्चा नहीं। एआई के इस दौर में अमेजॉन जैसी कंपनी 1 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री 1 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। करीब 2 दशक से मुख्यमंत्री रहे, सरकार स्थायी रही, नेतृत्व भी जमा रहा। दिल्ली से लेकर पटना में डबल इंजन की सरकार रही, लेकिन बिहार आज किसी भी प्रकार के उद्योग में लीड नहीं कर रहा है। जाहिर है उस बिहार में नौकरी का सपना दिखाने के लिए उसी सरकार की नौकरी बच गई है, जिस सरकार की नीतियां नौकरी पैदा करने में फेल हो चुकी हैं। जब सरकारी नौकरी एकमात्र सहारा रह जाएगी तो कोई भी इसी को दिखाकर वादा करेगा। तेजस्वी यादव हर उस घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने का वादा कर रहे हैं जिस घर से किसी ने सरकारी नौकरी नहीं की है, और जीविका दीदी की नौकरी पक्की करने की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी स्थायी करने का दावा कर रहे हैं। नौकरी की बहस से बिहार की राजनीति को देखिए
तो 20 साल का स्थायित्व एक फेलियर की तरह नजर आएगा। देश और दुनिया भर में आईटी सेक्टर में काम कर रहे बिहार के लोगों से पूछिए कि आपकी इस पर राय क्यों नहीं है। क्या बिहार में कभी नौकरी पैदा ही नहीं होगी? 20 साल क्या कम होते हैं? 20 साल के बाद भी बहस क्या हो रही है बिहार में? क्या बिहार का इंजीनियर क्लास लंदन, न्यूयॉर्क में बैठकर, बेंगलुरु, दिल्ली में बैठकर यह सब नहीं देख रहा? क्या सभी को अपनी जाति के हिसाब से सत्ता का चेहरा चाहिए? तब तो इसमें बिहार कहां है? अमेज़न को लेकर जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट इंस्टाग्राम पर डाली तो हजारों कमेंट आने लगे। आपको जाकर देखना चाहिए वहां लोग इसे लेकर किस तरह की बहस कर रहे हैं। लिख रहे हैं, हमारी नौकरी को खतरा प्रवासियों से नहीं है, अरबपतियों से है। रोबोट सारी नौकरी खा जाएंगे तो सामान खरीदने के लिए कौन बचेगा? बिना नौकरी हम कैसे बाजार जा पाएंगे? एआई और रोबोट के इस्तेमाल पर टैक्स लगाने की मांग हो रही है। याद दिलाया जा रहा है कि नौकरियों के सृजन के नाम पर इसी कंपनी को सरकार ने सब्सिडी दी और अब ये नौकरियां खत्म करने जा रही। गृह मंत्री अमित शाह एबीपी चैनल के कार्यक्रम में कहते हैं बिहार को एआई का हब बना देंगे। पूछिए तो 2014 के बाद से भारत का कौन सा ऐसा नया शहर है जिसे आपने आईटी या एआई सेक्टर के रूप में बना दिया है? नया शहर पूछिए तो बिहार 10 साल में आईटी हब क्यों नहीं बना? जब आईटी हब नहीं बना तो एआई का हब कैसे बन जाएगा? डबल इंजन का क्या यही लाभ मिला बिहार को? यही पूछ लीजिए कि एआई से नौकरियां गायब हो जाएंगी या पैदा होंगी। ये दो इमारतों की तस्वीर है। आजकल ऐसी इमारतों को देखकर लोग स्वप्न लोक में खो जाते हैं, लेकिन इसके भीतर जाकर देखिए हकीकत कुछ और नजर आएगी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के नाम पर इस तरह की बिल्डिंगें कई जगह बन रही हैं, लेकिन इनके बनने में भी 10 साल लग गए। दरभंगा के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बनने का ऐलान रविशंकर प्रसाद ने 2015 में किया था। अगर सरकार 50 एकड़ जमीन दे दे तो केंद्र की सरकार फौरन 50 करोड़ का निवेश कर राज्य में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने का काम करेगी। तब रविशंकर प्रसाद का यह बयान टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। केंद्र सरकार ने दरभंगा और भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स खोलने का फैसला लिया है, ऐसा रविशंकर प्रसाद ने कहा था। इसकी बुनियाद रखने में 5 साल लग गए। 2019 में शिलान्यास हुआ और इसका उद्घाटन हुआ 5 साल बाद जुलाई 2025 में। प्रधानमंत्री मोदी ने मोतिहारी की सभा से मंच से ही इसका उद्घाटन किया। भागलपुर का सॉफ्टवेयर पार्क 9 साल में बना, जिसका उद्घाटन 2024 में अश्विनी कुमार चौबे ने किया। किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जाकर इन दो इमारतों का हाल लेना चाहिए कि आज सॉफ्टवेयर सेक्टर की दुनिया में जो भी बदलाव आ रहे हैं, उस बदलाव के अनुरूप इस इमारत में व्यवस्था हुई है या नहीं। सवाल करना चाहिए कि इस तरह के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क का अब क्या रोल है? क्यों इस तरह के पार्क जिले जिले में बनाए जा रहे हैं? अगर कहीं ऐसे पार्क से बड़ा बदलाव हुआ है तो वो भी बताना चाहिए, वरना ऐसी घोषणाओं और इमारतों से केवल वही सपने खड़े होंगे जो कभी पूरे नहीं होंगे। एसटीपीआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या करेगा? यह नौजवानों के आईटी हुनर को जगाता है, उनको मौका देता है। और तुम जो बच्चियां बैठी हो ना, तुमसे भी कहूंगा, अगर मोबाइल से खेलना जानती हो तो तुमको एसटीपीआई जगह देगा आगे बढ़ने के लिए। हमारे बिहार के बच्चे के हुनर बहुत है, अवसर की कमी थी, इसलिए मैंने कोशिश की। और आज मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय सुशील जी का, उनकी सरकार का धन्यवाद करता हूं कि आपने भागलपुर में जगह दिया, आपने दरभंगा में जगह दिया, और ये 10 करोड़ की लागत से एक बहुत बड़ा सेंटर बनेगा। इसलिए हमने कहा कि बिहार की इस बहस में बिहार के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आवाज होनी चाहिए, वही बेहतर बता सकते हैं। जाति की वफादारी इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई सवाल नहीं, कोई सुझाव नहीं, यह कैसे हो सकता है? दुनिया भर में सॉफ्टवेयर सेक्टर एआई की आंधी से उड़ रहा है, उधिया गया है, लेकिन बिहार में इसके नाम पर पार्क बन रहा है। उसमें भी 5 साल लग गए बुनियाद रखने में, 5 साल लग गए उद्घाटन होने में। 2015 में जो नौजवान 25 साल के रहे होंगे और उम्मीद करते होंगे कि इस पार्क से उनका कुछ फायदा हो जाएगा, वो आज 35 साल के हो चुके होंगे। उनका समय तो निकल गया। 2020 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने 5 साल में 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। इस पर जोर देकर कहा 5 लाख नौकरियां बिहार को
नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब में बदलने से दी जाएंगी। 5 साल बीत गए, क्या बिहार आईटी हब बना, नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब बना? बल्कि इस 5 साल में भारत के जिन शहरों को आईटी हब के रूप में जाना जाता था, वहां एआई के कारण तबाही आ चुकी है, नौकरियां जाने लगी हैं और नई नौकरियां कम होती जा रही हैं। इसी तरह 2015 में वादा किया गया मुजफ्फरपुर और बक्सर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनेगा, बीजेपी ने किया। इसके 10 साल बाद 10 साल बीत गए तो मौजूदा आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव मुजफ्फरपुर में पटना NIELIT के एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन करते हैं, जबकि मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है 2023 से ही यहां छात्र पढ़ रहे हैं। इस सेंटर में 1 महीने से लेकर 18 महीने तक की कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाती है। अलग अलग कोर्स हैं जिसकी फीस 2300 रुपए से लेकर 43,000 तक है। जो आईटी सेक्टर अब खत्म हो रहा है या बदल रहा है, भारत सरकार आईटी सेक्टर के निचले दर्जे के काम के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोल रही है। वह भी इस सेंटर को खोलने में भारत सरकार को 10 साल लग गए, जिसका वादा रविशंकर प्रसाद ने 2015 में किया था। इसकी वेबसाइट आप खुद भी देखिए और बताइए कि इसकी वेबसाइट औसत है या नहीं। कहीं से इसकी वेबसाइट देखकर लगता है कि भारत में किसी को वेबसाइट बनाने का काम भी आता है। 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे और बिहार को आईटी हब बनाने की संभावनाओं का सपना दिखा रहे थे। 5 साल बाद इसी का हिसाब दे दें, बिहार में कहां आईटी हब बना है। साथियों, बिहार में आईटी हब बनने की पूरी संभावना है। यहां पटना में भी आईटी की बड़ी कंपनी ने अपना ऑफिस भी खोला है। सिर्फ ऑफिस ही नहीं खुला है, बिहार के नौजवानों के लिए नए अवसर भी खुले हैं। बीते सालों में दर्जन भर बीपीओ पटना, मुजफ्फरपुर और गया में खुल चुके हैं। इससे भी अनेकों युवाओं को रोजगार मिला है। मैं पटना के लोगों से जानना चाहता हूं, बिहार के लोगों से जानना चाहता हूं, क्या जंगल राज में बिहार आईटी हब बनने का सपना भी देख सकता था? 5 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं जंगल राज में बिहार आईटी हब बनने का सपना भी देख सकता था। बिहार में जिस कालखंड को वे जंगल राज मानते हैं, उसी कालखंड में क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आईटी हब बन गया, एआई हब बन गया? वहां पर किसकी सरकार लंबे समय से रही है? हर चीज में जंगल राज ले आइए, कह दीजिए एआई हब भी जंगल राज के कारण नहीं बना, फिर दिखा दीजिए कि उस समय से आप एआई खोज कर बैठे हुए हैं, बस बिहार लागू नहीं कर रहा है। सरकार में तेजस्वी यादव का अनुभव 2-3 साल का ही है, लेकिन गुजरात सरकार में और भारत सरकार में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के अनुभवों को देखिए। नीतीश कुमार करीब 19 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं। अगर रोजगार और नौकरी का आइडिया इनके पास होता तो आज बिहार की ऐसी हालत नहीं होती कि 94 लाख परिवार 6,000 रुपए भी नहीं कमा पाते। ज्यादातर लोगों की कमाई बिहार में 20,000 के आसपास है, उससे कम है। इसका मतलब है कि पुल, पुलिया, बिल्डिंग बना देने से राज्य में ठेकेदार ही अमीर हुए, जनता गरीब रह गई। तो सत्ता में रहने के 3 सबसे अनुभवी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आईटी हब के मामले में इतना खराब रिकॉर्ड क्यों दिखा रहे हैं? इनसे एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क बनने में 10-10 साल क्यों लगे? कोई जवाब देने वाला नहीं। बिहार सरकार ने ही जाति गणना कराई जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की साझा सरकार थी। कोई भी सरकार इतनी ईमानदारी से ऐसा सर्वे नहीं करा सकती जिसके आंकड़े उसी की नाकामी, उसकी सारी नीतियों के फेल कर जाने के गवाह बन जाएं। 20 साल तक स्थायी शासन के दौर के बाद भी बिहार मूल रूप से एक गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य नजर आता है। तेजस्वी यादव तो विपक्ष के नेता हैं, सत्ता में आने के लिए वादे करेंगे, बताना उन्हें भी चाहिए क्या बिहार के पास इतना बजट है। लेकिन जो 20 साल से सत्ता में हैं, पहले उन्हें भी हिसाब देना चाहिए कि बिहार की सरकार ज्यादा से ज्यादा कितनी नौकरी दे सकती है। क्या नीतीश कुमार ऐसी कोई संख्या बता सकते हैं?
फिर उन्होंने कैसे वादा कर दिया 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देंगे। क्या 50 लाख सरकारी नौकरी वे दे सकते हैं? इसका बजट क्या होगा बीजेपी जोड़कर क्यों नहीं बताती? या नीतीश कुमार प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसा जोड़कर क्यों नहीं बताते? अगर नीतीश कुमार पैसा दे सकते हैं तब फिर तेजस्वी यादव भी दावा करेंगे कि वे भी हर घर से एक को सरकारी नौकरी देंगे। 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण है बिहार का। इसमें एक डेटा मिला साल 2024 का कि आप जानते हैं कितने लोगों को उस साल सरकारी नौकरियां दी गईं? बीपीएससी, बीटीएससी, बीपीएसएससी और सीएसबीसी सबने मिलाकर कुल 2,26,835 सरकारी नौकरियां दी हैं। इस साल सबसे अधिक भर्ती हुई थी। पहले के 3 वर्षों में इतनी भर्ती नहीं हुई। यह भी उस साल का आंकड़ा है जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी। एक साथ 1.25 लाख टीचर को नियुक्ति पत्र दिया गया। तब 2 नवंबर 2023 को पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया गया। तेजस्वी के सरकार से हटने के बाद भी नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार साबित कर सकती थी कि उस बहाली में पैसे का खेल हुआ था या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार याद दिलाया करते थे, उन्होंने 6 लाख नौकरियां दी हैं। इस बार के चुनाव में दावा कर रहे हैं पिछले 5 वर्षों में 40 लाख को रोजगार दिया, 10 लाख को नौकरी दी। एक साल में आप 2.25 लाख लोगों की भर्ती कर पाते हैं। अगले 5 साल में क्या आप 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे सकते हैं? बिहार की आबादी वर्तमान समय के प्रोजेक्शन के अनुसार 13.5 करोड़ है और 4.2 पर्सन पर फैमिली ऑन एन एवरेज होते हैं। अगर आप उससे डिवाइड करें तो 3 करोड़ कुछ लाख के आसपास आता है। 23 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरियां, उनको आप हटा दें तो भी 2 करोड़ 90 लाख के आसपास परिवार पड़ते हैं। और हर व्यक्ति को अगर आप सरकारी नौकरी देंगे तो मिनिमम 30-35 हजार तनख्वाह से लेकर 2 लाख तक की तनख्वाह होती है, यानी 70-75 हजार रुपए ऑन एन एवरेज सैलरी पड़ेगी। तो मतलब 10 लाख रुपए साल, और 10 लाख रुपए साल को अगर आप 2 करोड़ 90 से गुणा कर दें तो 29 लाख करोड़ रुपए। बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपए। कहावत होती है उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। सुधांशु जी का ज्ञान शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता है, इसलिए उनको मालूम नहीं कि बिहार में कितने परिवार है। 3 करोड़ से ऊपर नहीं सुधांशु जी, 2 करोड़ 76 लाख है। कास्ट सर्वे में ही निकल करके आया। फिर आप कह रहे हैं कि अगर हर घर सरकारी नौकरी दीजिएगा तो 75,000 सैलरी होगा। मतलब स्टार्टिंग सैलरी में ही IAS IPS का सैलरी आप बता रहे हैं क्या? फिर आप कहते हैं कि जितना चादर है उतना ही पांव पसारिए। नहीं, चादर आपको बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बिहारी अब बेरोजगारी से ठिठुरेगा नहीं। और कैसे रोजगार दिया जाता है हमसे सीखिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे मोतिहारी का चीनी मिल चालू करवा के चीनी का चाय पिएंगे। 10 सालों में चालू नहीं हुआ, पर 17 महीने में तेजस्वी जी का कार्यकाल आया, उन्होंने रीगा का मिल चालू किया चीनी का, और साथ ही उससे रोजगार के अवसर सृजित हुए। अभी फिर तेजस्वी जी ने क्या कहा, जुमलेबाजी को दरकिनार कहते हुए ये कहा है कि हम आएंगे तो हम अधिनियम ला करके हर घर सरकारी नौकरी देंगे। मतलब जो कानून आएगा उसको खुद भी बाधित होंगे, खुद भी बंधे हुए होंगे, उनको करना पड़ेगा। और आप खुद देखिए, आज भी गए दरभंगा में तेजस्वी जी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि हम आएंगे तो 2 चीनी मिल यहाँ का चालू करवाएंगे, अशोक पेपर मिल चालू करवाएंगे, इससे हर घर रोजगार मिलेगा। लेकिन आपके आंकड़े कहां से आते मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि आप ही लोगों ने कहा था ना कि हर खाते में 15 लाख जाएंगे। अब 15 लाख इंटू 1.4 बिलियन कर लीजिए, 10 टू द पावर कितना जीरो जाएगा, समझ से बाहर है। कहे थे हर साल 2-2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 22 करोड़ हो जाना चाहिए था, वो भी नहीं नजर आ रहा है। पर प्रायोरिटीज आपकी अलग है। आज भी प्रधानमंत्री बिहार गए, बिहार में जाकर उन्होंने क्या बोला हर किसी को हम 1 GB डेटा दिलवा रहे हैं बहुत सस्ते में, ताकि वो आपका डेटा किस लिए, ताकि प्रधानमंत्री जी के रील्स देखे वो लोग। अब रीलबाजी से बिहार नहीं चलेगा, रोटी रोजगार से चलेगा। सबको डेटा नहीं आटा चाहिए, और उस आटे के लिए जॉब चाहिए। और जॉब का सृजन कैसे होगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लाएंगे, PM मित्र पार्क लाएंगे, फिशरी इंडस्ट्री लगाएंगे, सिल्क इंडस्ट्री लगाएंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगे, उससे रोजगार का सृजन होगा। बस करने की इच्छा शक्ति चाहिए तो चादर अपने आप बड़ी हो जाती है। चुनाव आते ही हजारों करोड़ रुपए बांट दिए गए, बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा है, कब तक दिया जाएगा? जाहिर है नीतीश भी वही कर रहे हैं जिसे लेकर तेजस्वी से सवाल पूछा जा रहा है। सरकारी नौकरी के अलावा बिहार में अब कोई रास्ता नहीं बचा है। नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि इतनी नौकरी की बहार है बिहार में, तब भी चुनाव से पहले उन्हें करीब 19,000 करोड़ से अधिक की राशि लोगों में क्यों बांटनी पड़ गई? 1 महीने के भीतर बिहार के राजस्व का
32% हिस्सा लोगों में बांट दिया गया। एक दिन में 25 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए भेजे गए। क्या इस पैसे से वाकई रोजगार पैदा होगा? क्या यही शासन चलाने का योग्य तरीका है? महाराष्ट्र में तो यही किया गया। 200 करोड़ तो केवल लड़की बहन योजना के प्रचार पर खर्च कर दिए गए। इस तरह से पैसे बांटे गए कि मर्द भी औरतों की योजना में घुसकर पैसे लेने लगे। 25 अगस्त को महाराष्ट्र की महिला बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना के तहत शुरुआती जानकारी मिली है कि 26 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जो इस योजना में पैसे लेने की पात्रता नहीं रखते। मंत्री का ट्वीट है कि 26 लाख गलत लोगों को पैसे दिए गए। जाहिर है हड़बड़ी में पैसे दिए गए क्योंकि उस समय चुनाव आने वाला था। वहां तो बीजेपी भी सरकार में थी और अब उसी की सरकार है। एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि अभी तक जिन लोगों को पकड़ा गया है कि वे गलत तरीके से इस योजना में पैसे ले रहे थे, उनसे वसूली होगी या नहीं, साफ नहीं। तो आप बताइए, यह उस सरकार का लक्षण हो सकता है जो दावा करती है सरकार चलाना उसे ही आता है, उसे ही सारी समझ हासिल है। बीजेपी अगर तेजस्वी से सवाल पूछ रही है कि इतनी नौकरी देने के लिए पैसे कहां से लाएंगे, तो बताए कि महाराष्ट्र में कहां से पैसा आ रहा है। वहां क्यों उनके मंत्री कह रहे हैं उनके विभाग का बजट कहीं और जा रहा है? क्योंकि लड़की बहन योजना के तहत पैसे देने के लिए सरकार को दिक्कत हो रही है। इलॉन मस्क ने एक बात कही है कि एआई ही अब सारी नौकरियां करेगा, आम लोग बाकी का काम कर पाएंगे, जैसे सब्जियां खरीदने के बजाय उगाने का काम। अगर सब्जियां उगाना भविष्य की बची हुई नौकरी है तो बिहार ने पिछले 20 साल में इसी सेक्टर में क्या प्रगति की है, इस पर ही बहस हो और इसकी संभावनाओं की पड़ताल हो। हम तो इस पर भी बात नहीं कर रहे कि रेलवे, जो भारत में रोजगार देने वाला दूसरा बड़ा सेक्टर माना जाता है, वो एआई से प्रभावित होगा या नहीं। एआई के कारण रेलवे की कितनी नौकरियां खत्म होने वाली हैं। जानकार लिख रहे हैं, अमेरिका में जो अमेज़न सबसे अधिक नौकरी देने वाली कंपनी मानी जाती थी, वही अब नौकरियों को खत्म करने वाली बड़ी कंपनी बनने जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि जिन सेंटर पर अमेज़न सुपरफास्ट डिलीवरी चाहता है, वहां पर ऐसे वेयरहाउस बनाना चाहता है जहां बहुत कम इंसान काम करें। प्रोटियस सिक्वोइया नाम के रोबोटिक सिस्टम के आ जाने से लोगों की आवश्यकता और भी कम होती जाएगी। रोबोट के आने से ऑर्डर जल्दी तैयार होंगे, गलतियां कम होंगी, डिलीवरी का काम और सटीक होगा। अगर इस तकनीक में मुनाफा दिखाई देने लगा तो कौन सी कंपनी इसमें पीछे रहेगी। 7-8 साल पहले की बात है। 7-8 साल पहले हम ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी में गए। यह कंपनी एक बड़ी कार कंपनी के लिए दरवाजे का पार्ट्स बनाती है। वहां केवल रोबोट लगे थे जो चीन से लाए गए थे। उस कंपनी के अधिकारी ने कहा कि रोबोट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये लू और लंच ब्रेक नहीं लेते, इन्हें छुट्टी नहीं देनी पड़ती, पीएफ का योगदान नहीं देना पड़ता, बोनस बीमा का झंझट खत्म, दिन रात शिफ्ट चलती रहती है। ये मैं 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब एआई की धमक सुनाई भी नहीं दे रही थी। भारत में नौकरियां तेजी से कम होती जा रही हैं। इसी 5 अक्टूबर को नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। नीति आयोग के सीईओ ने कहा है बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि एआई के कारण भारत के जिस टेक सेक्टर में 80 लाख लोग काम करते हैं, वहां 20 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगले 5 साल में 40 लाख नई नौकरियां भी पैदा हो सकती हैं। केवल 20 लाख को मत देखिए, इन पर 2 से 3 करोड़ लोगों का इकोसिस्टम निर्भर रहता है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि जॉब प्रोफाइल बदल रही है, अनुभव और एक्सपर्ट का रोल बदल रहा है, प्रक्रियाएं बदल रही हैं। बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। आपको तय करना है उन 20 लाख लोगों में से होंगे या 80 लाख लोगों में से। एटमबर्ग नाम की कंपनी के संस्थापक अरिंदम पॉल ने मार्च में कहा था, एआई के कारण बड़ी संख्या में व्हाइट कॉलर नौकरियां जा सकती हैं, खासकर आईटी और बीपीओ सेक्टर में 40 से 50% नौकरियां खत्म हो सकती हैं, जो मिडिल क्लास का अंत कर देगा। कायदे से एआई की आंधी को लेकर 2024 के चुनाव में ही बहस होनी थी, लेकिन नहीं हुई। जो लोग इस सेक्टर में हैं वो भी धर्म की राजनीति के समर्थन में चुप रह जाते हैं। धर्म और जाति को लेकर उनकी चुप्पी और उस पर पर्दा डालने के लिए राष्ट्रवाद का सोफा कवर सबको समझ आ रहा है। दोष बिहार का नहीं है, दोष उनका है जो बिहार के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलते हैं।
और बिहार के नाम पर जाति का इक्का चुपके से चलते रहते हैं। इसीलिए कहा बिहार का चुनाव बिना थीम का चुनाव लग रहा है। सब अपनी अपनी जातियों के पूर्वाग्रह के हिसाब से गोटियां सेट कर रहे हैं, तर्कों को फ्रेम कर रहे हैं। यह चुनाव नीतीश कुमार की सक्रिय राजनीति का आखिरी चुनाव है। पिछले 20 साल से बिहार की राजनीति ने जो भी मोड़ लिया, वहां से एक बार फिर बिहार अपना रास्ता बदल रहा है। वो रास्ता कैसा होगा, इसे लेकर कोई बहस नजर नहीं आती। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।